हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यूएसए ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। उत्कर्ष साइंस एकेडमी के द्वारा सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको ये ऑनलाइन क्लासेज मिल रही हैं। तो देखो बेटा, आज हम बायोलॉजी के अंदर दूसरी क्लास सेकंड क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्लास में अपन ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो देखिए हमारा आज का कंसेप्ट क्या है, इसको अच्छी समझ लीजिए एक बार बेटा। हम पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्पीय पादपों में अगर हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या जो लैंगिक जनन होता है बेटा, इसको तीन अलग अलग इवेंट्स के अंदर बांटा गया है। और तीन अलग अलग इवेंट्स कौन से बेटा, वो अपने इसके अंतर्गत देखेंगे। जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन को तीन अलग अलग घटनाओं में बांटा गया है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको लैंगिक जनन को तीन घटनाओं में बांटना है। तो इसकी मुख्य घटना कौन सी होती है, मेन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा है। तो यदि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट की, तो आप सभी को पता होगा कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन जो होता है वो लैंगिक जनन की मुख्य घटना होती है, ठीक है बेटा, जिसमें दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दो विपरीत प्रकार के युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है। और निषेचन से पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सभी को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में शामिल किया गया है, यानी कि निषेचन पूर्व घटना में शामिल किया गया है, ठीक है बेटा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन बनते हैं सब कुछ, उन सभी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पश्च घटना में शामिल किया गया है। तो यह आपका मेन कंसेप्ट हो गया कि अपने पास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ पर बांटा गया है बेटा अलग अलग भागों में। वो पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे मेन तो है फर्टिलाइजेशन, और इससे बिफोर है प्री फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो मेन इवेंट है अपना फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है इसमें, यानी कि इसमें युग्मकों का संलयन होता है। गैमेट फ्यूजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जब हमें गैमेट का फ्यूजन हो रहा है बेटा, तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए। गैमेट्स का फ्यूजन करवाना है तो गैमेट्स हमको जो मिलेंगे वो निषेचन पूर्व प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको मिलेंगे देखने को। इसलिए इसको भी बेटा दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो इसमें घटना आपको देखने को मिलेगी उसका नाम होता है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। और जब गैमेटोजेनेसिस होगा बेटा, तो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट इसमें आता है युग्मक स्थानांतरण, यानी कि बेटा इसमें आपको मिलेगा गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गए, यानी कि एक दूसरे के नियरेस्ट आ गए। और जब एक दूसरे के नियरेस्ट गैमेट्स आएंगे तो उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, उनके केंद्रक का संलयन होगा, ठीक है। और जब बेटा केंद्रक का संलयन हो जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे गैमेट जो है बेटा वो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे अपन कहते हैं भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस।
ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता है बेटा। एंड लास्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा डेवलपमेंट, परिवर्धन, यानी कि आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी अपन देखते हैं, तो यहाँ पर जिन अलग अलग पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बांटा गया है वो आपके सामने एक बार देख लीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर सभी ने इन पार्ट्स को अलग अलग देखा, तो सबसे पहले मैं एक एक इवेंट को लेके चलता हूँ यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। लास्ट स्लाइड में आपने देखा यहाँ पे कि निषेचन पूर्व जो घटना होती है, उस निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले आपको युग्मकों का निर्माण पढ़ना है। उसके बाद में युग्मक एक दूसरे के पास में आते हैं, जिसको युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अपना पहला कंसेप्ट शुरू होता है इसमें गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। अब अगर आप बात करो गैमेटोजेनेसिस की, तो सबसे पहले प्लांट्स में आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के बारे में पता होना चाहिए बेटा। जो माइक्रो स्पोर्स होते हैं वो तो बेटा मेल गैमेट होते हैं, और जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो इसमें फीमेल गैमेट होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के गैमेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स। यानी कि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये आपका लघु बीजाणु और ये आपके हो गए गुरु बीजाणु। ठीक है, अब इन दोनों का जब निर्माण होगा, इन दोनों का जब फॉर्मेशन होगा बेटा, तो वो फॉर्मेशन आपको कुछ विशिष्ट संरचनाओं में, स्पेशल स्ट्रक्चर में दिखेगा आपको इनका निर्माण। तो सिंपल सी बात है, ये रिप्रोडक्शन से संबंधित आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, ये गैमेट्स आप पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात है बेटा, गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, हैप्लॉइड सेक्सुअल सेल होते हैं, ये अगुणित लैंगिक कोशिका। और ये जो अगुणित लैंगिक कोशिका है बेटा, यही आगे चल करके क्या करती है, जन्म में भाग लेती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे। हाँ बेटा, तो यहाँ पर लघु बीजाणु गुरु बीजाणु दोनों के दोनों किसी विशेष संरचनाओं में बनेंगे, और वो विशेष संरचनाएं जनन से संबंधित होंगी। तो अगर आप लघु बीजाणु पढ़ रहे हो, तो ये निर्माण बेटा कहाँ पे होगा, नर जननांग, यानी कि मेल गोनाड्स के अंदर इनका फॉर्मेशन होगा। अगर आप गुरु बीजाणु पढ़ रहे हो बेटा, इनका निर्माण फीमेल गोनाड्स के अंदर होगा। ठीक है, तो अगुणित लैंगिक कोशिकाएं जो होती हैं, हैप्लॉइड सेक्सुअल सेल होती हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं बेटा गैमेट, युग्मक बोलते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया पहले मेल गैमेट पढ़ोगे तो आपको नर जननांग वाले भाग पढ़ना पड़ेगा। अब आप किसी भी प्लांट के अंदर जब फ्लावर में नर जननांग वाला भाग देखते हो, तो आप सभी को मैंने बताया था, नर जननांग वाला भाग जो होता है बेटा, वो कौन सा होता है, पुमंग होता है। पुष्प में नर जननांग वाला भाग क्या होता है, पुमंग होता है। और ये जो नर जननांग वाला भाग है, इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, इसकी एक इकाई हो गई पुंकेसर, और बेटा इसको स्टेमन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड्रोसियम वाला पार्ट है, और ये जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है, ये यहाँ पर मेल गोनाड्स का है, और इसकी एक यूनिट जो होती है, उस यूनिट को ही क्या कहते हैं अपन, पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुंकेसर वाला भाग मैंने आपको बताया स्टेमन का बेटा, ये इसकी यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर
अभी आपको जब लास्ट मैंने फ्लावर का डायग्राम बताया था लास्ट क्लास में, तो आपने देखा होगा वहां पर कि किसी एक फ्लावर में आप अलग अलग पार्ट को देखते हो, तो यहाँ आपको इस तरह से पुतंतु और इस पे परागकोश यानी कि फिलामेंट, ठीक है, और ये क्या मिलेगा, परागकोश। ये दोनों मिलकर के ही बेटा किसका निर्माण करते हैं, उमंग का निर्माण। और इसकी एक इकाई है सिंगल पार्ट, ये सिंगल पार्ट जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप से काम करेंगे। पुंकेसर की हमने बात की है, तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें पुतंतु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इस पर जो आपको परागकोश मिलेंगे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये इस तरह से यहां से पुष्पासन पर जुड़ा होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर पुंकेसर जो है इसके दो भाग हो गए, एक तो हो गया कौन सा, याद रखना बेटा इसको, पुतंतु, और एक भाग हो गया इसका परागकोश। मुख्य भाग परागकोश होता है, पुंकेसर का जो मुख्य भाग है वो परागकोश होता है। अब पुतंतु की बात करें तो यह एक बंध्य संरचना है, यानी कि यह एक स्टेराइल स्ट्रक्चर है, जनन में इसका कोई योगदान नहीं होता। और दूसरी बात यहाँ पर ये परागकोश को पुष्पासन पर जोड़ने का काम करती है, परागकोश को पुष्पासन पर जोड़ने का काम करती है। और यहाँ पर परागकोश पुतंतु पे जहां जुड़ा होता है, यहाँ पर एक संयोजी ऊतकीय संरचना होती है जिसका नाम होता है योजी, कनेक्टिव, कनेक्टिव कह दो या योजी कह दो, ये यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होती है, संयोजी ऊतकीय संरचना होती है। और इसके अंदर बेटा संवहन फूल पाए जाते हैं। संवहन फूल आप सब जानते होंगे, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस जगह पर ये पार्ट परागकोश का पुतंतु में जुड़ रहा है वहां पर योजी पाई जाती है, जो कि एक संयोजी ऊतकीय संरचना है, और इसमें संवहन फूल पाए जाते हैं। और खुद पुतंतु एक बंध्य संरचना है, जनन में इसका कोई योगदान नहीं है। ये इस परागकोश को यहाँ पुष्पासन पर जोड़ने का काम करती है, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे परागकोश की। परागकोश की यदि हम बात करते हैं तो परागकोश जो होता है, ये परागकोश बेटा सबसे पहली चीज ये द्विपालित होता है, यानी कि ये परागकोश को आप देखोगे तो ये आपको बेटा दो पालियों में बटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर दो पालियों में बटा होता है, इसलिए इसको द्विपालित संरचना कहते हैं। ये द्विपालित संरचना है इसकी। और प्रत्येक पाली जो होती है इसकी बेटा वो दो प्रकोष्ठ में बटी होती है। ये दो कोष्ठ, दो कोष्ठ ये हो गए, दो हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 प्रकोष्ठ हो गए। लेकिन आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि द्विप्रकोष्ठी होता है। ढंग से मैं बताऊं उस लाइन में रिपीट करके कि इस परागकोश के बारे में दो वर्ड आपको मिलेंगे, द्विपालित होता है, और सेकंड वर्ड इसके अंदर आपको जो मिलेगा देखने को वो मिलेगा द्विकोष्ठकीय होता है, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो बेटा वो जो दो कोष्ठ बताए गए हैं वो दो कोष्ठ एक पाली के लिए बताए गए हैं। टोटल कितने हो गए, 4 प्रकोष्ठ हो गए, ठीक है। तो ये चारों कोष्ठ जो हैं इनको कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। एक नाम और होता है बेटा इसका परागधानी, ठीक है। लघु बीजाणुधानी कह दो या परागधानी कह दो या पराग प्रकोष्ठ भी कह सकते हो इसको आप। यहाँ पे इनके अंदर क्या भरे होंगे, इनके अंदर लघु बीजाणु भरे हुए पाए जाते हैं। तो एक आवर्त बीजी पुष्पीय पादप यदि हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत एक परिपक्व प्रारूपिक परागकोश में, टाइपिकल एंथर में, यानी परागकोश यानी एंथर, इस एंथर में आपको बाइलोब दो पालियों में बटा दिखाई देगा, और हर एक पाली में आपको दो प्रकोष्ठ 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। टोटल इसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है इसका, और अपवाद क्या है बेटा इसका,
इसका अपवाद है मालवेसी फैमिली। मालवेसी कुल के जो पादप हैं, गुड़हल, कपास, भिंडी, इन सभी के अंतर्गत ये परागकोश एक पाली में बटा होता है। और एक पाली में यदि आप देखोगे तो कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। तो मालवेसी कुल के अंतर्गत यह एक पालित होता है, उसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अन्य अधिकांश आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट में यह द्विपालित होता है और इसमें 4 प्रकोष्ठ होता है। क्लियर बेटा? इस चीज को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर तो अपन ने पढ़ ली किसकी? परागकोश के बारे में। ठीक है, अब परागकोश के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है कि जब परागकोश के हम अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, तो आप सभी को मैंने बताया था परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखने पर हमें ये संरचना दिखाई किस प्रकार से देगी? तो ये संरचना कौन दिखाई देगी बेटा? यहाँ पे इस प्रकार से 4 परतों में ये बटी हुई हमको दिखाई देगी। अलग अलग इसमें लेयर होंगी बेटा। ये इस प्रकार से आपको चारों लघु बीजाणु धानियां, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं भाई, ये चारों के चारों लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, और इनके अंदर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फिलअप होगी वो होंगे बेटा इसके अंदर लघु बीजाणु या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, वो इसके अंदर भरे होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और होती है बेटा जिसको कहा जाता है योजी कनेक्टिव, जो मैंने भाई अभी आपको बताया कि यह परागकोश को पुतंतु के ऊपर जोड़ने का कार्य करती है। अब देखो यहाँ पे सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसे कहा जाता है बाह्य परत। इसके बाद वाली जो होती है बेटा इसे कहा जाता है अंतःस्थीशियम। इसके नीचे लगभग 2 से 3 परतों की जो बनी होती है ये इसे कहा जाता है मध्य परत। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है बेटा इसे कहा जाता है टेपिटम। याद रखना ये चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे बाहर वाली बाह्य परत, सेकंड इसको सीरियल वाइज याद रखना। सेकंड में एंडोथीसियम, ये एक्सोथीसियम हो गई सबसे बाहर की, ये एंडोथीसियम हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई और ये इसकी टेपिटम हो गई। ये चारों इसके पार्ट होते हैं अलग अलग। अब इसको यदि हम एक वापस अनुप्रस्थ काट के रूप में देखें, यानी कि इसको अपन इस तरह से काट के देखते हैं इस वाले पार्ट, ठीक है ना, तो ये हमें किस तरह दिखाई देगी। फिर अपन एक एक लेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं पहले रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर ये परागकोश है जिसके चारों के चारों ये चारों भाग जो दिख रहे हैं आपको, चारों क्या है? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि ये इसके माइक्रोस्पोरेंजियम है और इनमें परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। ये वाला पार्ट इसका कनेक्टिव या योजी का होता है। तो यहाँ पर अपन एक पार्ट के यदि काट को देखते हैं, यहाँ से काटने के बाद में, तो हमें कैसे दिखेगा उस पार्ट को देखते हैं। देखो सबसे बाहर एक लेयर दिखाई देगी, उसके नीचे सेकंड लेयर दिखेगी आपको, उसके नीचे ये आपको व्हाइट कलर से मैंने दिखाई है मिडिल लेयर, और सबसे इनर साइड में जो होगी सबसे अंदर वो वाली इसमें होगी टेपिटम। ठीक है बेटा, इसके बाद यहां इसमें अंदर आपको बीजाणुजन कोशिकाएं मिलेंगी या बीजाणुजन ऊतक मिलेंगे बेटा। इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे
ये दिखेंगे इसमें। अब देखिए इसके अंदर पार्ट आपको अलग अलग दिखेंगे। ये डिफरेंट कलर से मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ये इसके कौन कौन से लेयर होंगे। सबसे अंदर इसमें इनमें भरे होंगे आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, जो आगे चल करके क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे कौन कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर की परत आपको दिख रही है, ये वाली होती है बाह्य परत। इसके नेक्स्ट ये वाली होती है अंतःस्थीशियम या एंडोथीशियम। उसके बाद नेक्स्ट ये जो दोनों व्हाइट कलर में दिख रही हैं आपको, ये होती हैं मिडिल लेयर, मध्य परत। और सबसे अंदर जो होती है बेटा ये होती है ठीक है। ये अपना इसकी लघु बीजाणुधानी जो भित्ति है या परागधानी की जो भित्ति है, यानी कि जिसकी जो वाल है, उस वाल को अपन वो सेक्शन कटिंग करके देखते हैं यहाँ पे, तो हमें अलग अलग लेयर में दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहली चीज अपन बात करें तो ये आपको सीजन से अटेम्प्ट करना है बाह्य परत, अंतःस्थीशियम, मध्य परत और एपिटम, ये 40 प्रकार। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य परत की। ये जो बाह्य परत आपको दिख रही है, ये सिंगल लेयर में होती है, एकल परत होती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है। और इसके नीचे जो होती है वो सेकंड होती है कौन सी, अंतःस्थीशियम वाली परत होती है। अंतःस्थीशियम वाली परत जो होती है इसको एंडोथीशियम कहते हैं। इसके नीचे या बाह्य परत के नीचे यह अरीय रूप से विन्यासित, रेडियली अरेंज होती है ये। ठीक है ना। आगे देखो, ये जो अंतस्तर है अंतःस्थीशियम वाला भाग, इसके अंतर्गत आपको दो तरह की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। एक तो इसमें बाहर की कोशिका जो होती है वो पतली होती हैं, और अंदर वाली जो होती है, यानी कि जो अंतःस्थीशियम है, इस अंतःस्थीशियम वाली परत में कुछ कोशिकाएं जो बाहर होंगी, ये बाहर वाली परत तो इसमें क्या होगी, पतली होगी। और उसके नीचे जो लेयर होगी, वो नीचे लेयर जो है इसमें अंतःस्थीशियम के अंदर, इसमें अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती है। अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती है। ठीक है। और जिन जगहों पर ये पट्टियां नहीं जमती, ठीक है ना, इन कोशिकाओं में जिन जगहों पर पट्टियां नहीं बनेगी, उस भाग को कहा जाता है स्टोमियम। क्या कहा जाता है, स्टोमियम कहा जाता है। स्टोमियम बेटा वो जगह है जहां से परागकोश का स्फुटन होता है, जहां से परागकोश फटेगा। ठीक है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, अंतःस्थीशियम में बाहर वाली परत जो है वो पतली होती है, अंदर इसमें अरीय रूप से कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, अरेंज्ड होती हैं रेडियली, जिनमें अल्फा सेलुलोज की फाइबर प्लेट का डिपोजिशन होता है, यानी कि अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों का जमाव होता है। और जो कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं, क्या कहा जाता है उनको, कैस्पेरियन पट्टियां कहा जाता है बेटा। और जिन जगह पर इन प्लेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जहां पर ये पट्टियां नहीं बनती, वो भाग कहलाता है स्टोमियम। और स्टोमियम वाला पार्ट वो है जहां से एक एंथर या परागकोश जो है उसका स्फुटन यानी फट जाता है वहां से। ठीक है। और इस रेशेदार पट्टी के कारण यहाँ पे एक गुण आ जाता है इस अंतःस्थीशियम में, वो गुण होता है बेटा आर्द्रता ग्राही का गुण, नमी को सोखने का गुण पाया जाता है इसमें। तो ये आर्द्रता ग्राही का गुण किसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आती है यहाँ पर, वह है बेटा कौन सी, मध्य परत। मध्य परत जो आपको दिख रही है ये अल्पकालिक होती है, कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसके जो पोषक पदार्थ हैं वो टेपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मध्य परत जो होती है मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, 1 से 3 लेयर में पाई जाती है। इसके जो पदार्थ है पोषक पदार्थ, उनको टेपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
क्योंकि वो पोषक पदार्थ ही इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, या आप कहोगे लघु बीजाणु जन कोशिकाओं को बेटा क्या किया जाता है, पोषण के लिए इनको प्रदान किए जाते हैं। लास्ट आपकी आती है टेपिटम। टेपिटम की यदि हम बात करें तो टेपिटम जो है बेटा ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है और यह पोषण प्रदान करती है किनको, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं। इनको बेटा ये पोषण प्रदान करेगी, दो तरह से प्रदान करती है, एक तो अमीबीय रूप से, यानी कि यह अमीबोइड रूप से पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, और सेकंड ये करती है स्रावित होकर के। किस तरह से करेगी, यानी टेपिटम दो प्रकृति की होती है, एक तो अमीबीय और एक होती है बेटा स्रावी। अमीबोइड नेचर होता है, सिक्रेटरी नेचर होता है। स्रावी प्रकृति की जो होती है वो तो अधिकांशतः सब में पाई जाती है, ठीक है ना, ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट में यही पाई जाती है। अमीबोइड जो होती हैं वो आपको टाइफा, ट्रेडिस्केंसिया, एलिस्मा इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। यानी कि अमीबी प्रकार की जो होती है, यानी कि आपको मैं यहां लिख देता हूं बेटा, टेपिटम जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अमीबोइड यानी कि अमीबीय प्रकार की, और एक होती है बेटा स्रावी प्रकार की। जो अमीबोइड होती है अमीबीय प्रकृति की, ये ज्यादातर आपका एग्जाम्पल इसके अगर पूछता है तो आपका आएगा टाइफा, ट्रेडिस्केंसिया, और एलिस्मा। यानी कि ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर, ये आपको बेटा मिलेगी ट्रेडिस्केंसिया में, एलिस्मा में और टाइफा में। स्रावी प्रकृति की लगभग सभी में पाई जाती है। अमीबोइड में क्या होता है, अमीबोइड में बेटा ध्यान रखना एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसका नाम होता है खाद्य रिक्तिका। उस खाद्य रिक्तिका में आकर के ये पोषक पदार्थ भर जाते हैं, इस तरह के पोषक पदार्थ इसमें भर जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्री मैटर आकर के फिलअप हो गया, और ये पोषक पदार्थ जो है इन खाद्य रिक्तिकाओं में आकर के भर जाते हैं। और टेपिटम की जो लेयर है वो टूट करके, टेपिटम की लेयर जो है वो टूट करके यहाँ पे इनको इस तरह से ये रिक्तिकाएं, खाद्य रिक्तिकाएं हैं, ये यहाँ भर के और यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन देती है। तो ये खाद्य रिक्तिकाएं जो होती हैं ये पोषण लेकर के आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये खाद्य रिक्तिकाएं जो पोषण लेकर के आ गए बेटा, इनको कहा जाता है पेरिप्लाज्मोडियल। यानी जैसे कि आपने चैप्टर में हट गया लेकिन पढ़ा हो तो उसके अंदर अगर देखा होगा आपने कि अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फ्यूजन भी करता है, बहुविखंडन करता है। उसके अंतर्गत इस तरह की रिक्तिकाएं बनती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे सेगमेंट में बटेगा अलग अलग ये। उसी तरह से यहाँ पर भी ये इसकी जो मध्य परत वाली जो कोशिका है उसकी भित्ति इस तरह से खाद्य रिक्तिकाएं बना करके उसमें भोजन को संग्रहित करके टूट जाती हैं ऊपर और जाकर के भर जाती है कहाँ पे, बीजाणु जन कोशिकाओं में, और यहाँ भरने के बाद क्या प्रदान कर देगी, पोषण प्रदान कर देगी। स्रावी प्रकृति की जो होती है अधिकांश देखने को मिलती है, और इसके द्वारा जो पदार्थ स्रावित है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो स्रावी प्रकृति की होती है इसके द्वारा पदार्थ स्रावित होगा जो बनेगा प्रोयूबिस्काय या प्रोयूबिस बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, प्रोयूबिस्काय जो होता है वो स्टार्टिंग में बना हुआ पदार्थ है जो बाद में चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूबिस्काय में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मोस्ट में करना भाई, प्रोयूबिस्काय और बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये यूबिस्काय में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो प्रोयूबिस्काय है इसके चारों ओर, इस प्रोयूबिस्काय के चारों ओर एक पदार्थ जमा हो जाएगा बेटा। इसके चारों ओर जो पदार्थ जमा होगा उस पदार्थ को कहा जाता है, आपने खूब नाम सुना होगा, स्पोरोपोलेनिन।
यानी प्रोयूबिस के चारों ओर यहाँ पर एक पदार्थ जमा होता है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोपोलिन। प्रोयूबिस जो है वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, यूबिस्काय में। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन जो है और यूबिस्काय जो है ये दोनों मिलकर के जो परागकण है उसकी क्या बनाते हैं, बाह्य चोल बनाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। वैसे आप ध्यान रखना, यूबिस्काय पूरा का पूरा, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि यूबिस्काय में क्या क्या शामिल होते हैं, तो ये भी बेटा इसमें ही शामिल होता है। प्रोयूबिस्काय प्लस स्पोरोपोलिन दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, यूबिस्काय बनाते हैं। ठीक है ना, ये बेटा परागकण की बाह्य चोल बनाते हैं। आगे टॉपिक आएगा परागकण जिसकी बाह्य चोल जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है, स्पोरोपोलिन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा टेपिटम जो है बेटा, टेपिटम का एक और गुण याद रखना, यह है हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित करता है। हार्मोन भी स्रावित करेगा और एंजाइम भी। इसके द्वारा पदार्थ स्रावित होता है जिसका नाम होता है पोलन किट। और पोलन किट जो होता है बेटा, यह परागकणों को चिपचिपा बना देता है। परागकणों को क्या कर देता है, ये चिपचिपा बना देता है। तो पोलन किट जो होता है यह परागकणों को चिपचिपा बना देगा जिससे परागकण आसानी से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और यह अल्ट्रावायलेट वेव से, पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। परागकणों को सौंदर्य प्रसाधन में, कॉस्मेटिक जो मटेरियल बनते हैं ब्यूटी वगैरह के सुंदरता के लिए, उसमें काम में लिया जाता है। तो बेटा पोलन किट होता है जो अल्ट्रावेव से प्रोटेक्ट करता है स्किन वगैरह इनको। ठीक है ना, और परागकणों को भी सुरक्षा प्रदान हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है, पोलन किट के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत आपने अभी तक क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा है नरजननांग वाला भाग बेटा। और नरजननांग वाले भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन ने पुमंग को पढ़ा है, और पुमंग को पढ़ने के पश्चात यहाँ पे अपन ने इसके अंतर्गत जो भाग पढ़ा बेटा वो पुंकेसर वाला पढ़ा है। पुंकेसर वाले भाग में अपन ने पढ़ा है कुतंतु के बारे में। ठीक है भाई, तो एक बार इसको एनसीईआरटी में रिवाइज कर लेते हैं और एनसीईआरटी में रिवाइज करके देखते हैं इस तरह से। ये अपन ने कल लास्ट क्लास में छोड़ा था। यहाँ देख लो बेटा, आपको यहाँ एक एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इन पार्ट्स में आप देख लीजिए। मैंने ये डायग्राम आपको समझाया था परागकोश के अनुपस्थ काट का, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देख लीजिए, सबसे बाहर की परत है बाह्य परत, उसके बाद अंतःस्थिशियम, मध्य परत 2 लेयर में, और सबसे अंदर क्या हो गई, टेपिटम हो गई। ठीक है ना, इसका अपन ने अनुप्रस्थ काट लिया था बेटा। ये अनुप्रस्थ काट लिया तो अपन को ये इस फॉर्म में दिखाई दी, अपन को इस फॉर्म में दिखाई दी। सबसे बाहर वाली जो परत है वो अपने पास कौन सी हो गई, ये हो गई अपने पास बाह्य परत। इसके बाद ये होगी अंतःस्थिशियम, इसके बाद मध्य परत, और सबसे अंदर क्या होगी, टेपिटम। ये अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। अंतःस्थिशियम जो परत होती है, सॉरी बाह्य परत जो होती है, इसकी जगह आप लिखोगे बाह्य परत। बेटा ये बाह्य परत सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, एकल परत होती है। इसके बाद अंतःस्थिशियम जो होती है, इसमें बाहर वाली भित्ति पतली होती है, अंदर वाली भित्ति में इसमें अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार क्या बन जाती हैं, पट्टियां बन जाती हैं, जो कैस्पेरियन पट्टी कहलाती है। जिन जगहों पर पट्टी नहीं बनती, ये भाग जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जिन जगहों पर पट्टी नहीं बनती वो भाग कहलाते हैं स्टोमियम। और इसी भाग से परागकोश का क्या होता है, स्फुटनम। नेक्स्ट इसमें मिडिल लेयर होती है, मध्य परत, ये वाली दिख रही है आपको मिडिल लेयर है। ये अल्पकालिक होती है बेटा, कुछ समय बाद शॉर्ट लिविंग होती है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। इसके पोषक पदार्थों को टेपिटम अवशोषित कर लेता है, और टेपिटम के ऑब्जर्व करने के बाद में टेपिटम के द्वारा 2 प्रकार से, या तो अमीबोइड नेचर में, अमीबीय, या स्रावित करके इनको बेटा प्रदान किया जाता है। यानी कि ये पदार्थ इनको प्रदान कर दिए जाते हैं अंदर। ठीक है, अमीबिया का एग्जाम्पल टेरिस्केंशिया, टाइफा, एलिस्मा, स्रावी अधिकांशतः में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जब परागकणों को पोषण मिलेगा तो बेटा इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अच्छे से, टेपिटम जो है वो पोषण प्रदान करने की वजह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। टेपिटम जो है वो पोषण प्रदान करने की वजह से नष्ट हो गई। मध्य परत खुद एक शॉर्ट लिविंग थी,
अब अंतःस्थिशियम में जो स्टोमियम वाले भाग है वहां डायरेक्ट कनेक्शन में ये आगे कौन, परागकण या लघु बीजाणु, ठीक है, ये दबाव डालेंगे अंतःस्थिशियम पर। अब स्टोमियम वाले भाग पर रेशेदार पट्टियां नहीं है तो उस जगह से क्या होगा, ये फट जाती है और यहां से ये फटेगी और तब जाके बाह्य परत भी फट जाती है और उसके फटने के बाद में इस प्रकार से यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ये स्टोमियम वाले भाग से इस प्रकार से ये परागकण बाहर निकल के आते हैं। ये परागकण देखो यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। तो बेटा ये इसमें मेन फंक्शन है, यहाँ लिखा भी है अनुप्रस्थ काट परागकोश का भित्ति परतों को प्रदर्शित करता हुआ, ये भित्ति परत थी इसकी, ठीक है, अनुप्रस्थ काट थी और इसके बाद में स्फुटित परागकोश, ये परागकोश यहाँ से क्या हो रहा है, स्फुटन हो रहा है। तो अपन ने आज की क्लास में इन टॉपिक्स को किया, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।